इससे हटके टॉपिक में मैं कहना चाह रहा था, जो अभी इंडिया में जो चल रहा है अभी, काफ़ी हद तक तो अभी कम हो गया है थोड़ा। बीच में थोड़ा 2014 में स्टार्ट हुआ। एक्चुअली ये 2014 में स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ 2005 और 6 में। थोड़ा इसका बहुत पुराना हिसाब है एक्चुअली, अभी से स्टार्ट नहीं। लोग समझते हैं कि 2014 में बीजेपी आई तब से स्टार्ट हुआ, नहीं। बीजेपी ने तो अ, शायद उसका फ़ायदा उठाया हो, नहीं उठाया हो, आई डोंट नो, बट ये 2014 से स्टार्ट नहीं हुआ। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ मेरे बचपन का। मैंने मेरे हमारे हमारे एरिया में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। हमको कभी भी हमारे घर वालों ने नहीं सिखाया कि इसमें फ़र्क। मैं एथिस्ट हूँ 8 साल से, उससे पहले मैं हार्डकोर हिंदू था। तो उसमें भी मैं दरगाह जाता था। मतलब हमारे दोस्त सारे दरगाह जाते थे और उतना इक्वली रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन आप किन्हीं मुसलमानों की बस्ती में जाएँ तो वो आपको, मतलब छोटे शहरों में तो मैं मेरे शहर की बात बता सकता हूँ, छोटे-छोटे बच्चे, अरे ये पाकिस्तान है, यहाँ से भग जाओ, यहाँ मत खेलो, ऐसे-ऐसे वाक़ये भी देखे हैं बचपने में। तो उससे फिर लोगों की वो हो गई, बट लोग भी बेवकूफ़ हैं क्योंकि रिएक्शनरी हो गए, तो फिर फ़र्क नहीं रह जाएगा ना। उनमें और आप में क्या फ़र्क रहेगा? आप एसेंस ही आप बिगाड़ रहे हो आपकी। आप जब कह रहे हो कि आप क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कि आप सहिष्णुता को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, आई एम फॉरगेट, आई मैं डोंट भूल नो गया। कि ये वर्ड क्या है, अब इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। अरे जो होता है ना कि हिंदू इज़ लाइक अडैप्टिव होते हैं, तो होते हम्म हैं, ठीक है, लेकिन अब आप रिएक्शनरी हो रहे हो तो फिर हाँ, टॉलरेंस सॉरी। हम्म तो हम्म टॉलरेंस को आप उल्टा मत कीजिए, क्योंकि अभी तक तो खैर नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता 50-100 साल तक ऐसा कुछ होगा। उसके बाद भले ही हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं होगा। अभी हम्म। तो छोटे-छोटे रिएक्शंस है ये, इससे कुछ नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, असल में ना ये एक रिपल डाउन, एक जो है ना वो रिएक्शन जो है ना, ये इट्स अ रियलिटी, ठीक है। करेक्ट। और मैं इस बात को मानता हूं कि देखें, मुसलमान की कट्टरता की वजह से हिंदू भी कट्टर हो जाएगा, ठीक है। ये रियलिटी है। अब इसको कैसे डिनाई करूंगा? मैं नहीं कर सकता इसको डिनाई। ये रियलिटी है, इंडिया की ये रियलिटी है कि मुसलमानों की जो कट्टरता है उसकी वजह से हिंदू कट्टर होगा, और जिन्होंने हिंदू को कट्टर करके पॉलिटिकल फायदा उठाना है वो उठाएंगे। देखें, रिलीजन जो है ना वो ताकत का स्ट्रक्चर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलीजन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पावर पॉलिटिक्स। हमेशा से रिलीजन प्रोपेगेंडा मशीन ऑलवेज बनाने वाली है, ठीक है। और घर से आज भी स्टार्ट यही है। होता है पावर स्ट्रगल हाँ रिलीजन का। घर से हाँ आपके अपने हाँ औलाद पे आप रिलीजन थोपते हाँ हो। हिंदू मुस्लिम, हाँ मैं हिंदुइज्म में था 8 साल पहले, तो रिलीजन के बेसिस पे मुझ पे हाँ कितनी चीजें थोपी गई कि तू ये कर, तू हाँ वो कर। तो वो पावर स्ट्रगल तो घर से स्टार्ट होता है आपके रिलीजन से। हाँ। क्योंकि देखें, बाप जो होते हैं ना, मैंने कहीं देखे हैं, बाप पहले मजहबी नहीं होते। जैसे ही बच्चे जवान होने लगते हैं, बाप बाप जो है वो मंदिर जाने लगेगा, वो चर्च जाने लगेगा, वो मस्जिद में नजर आएगा। वो बच्चों को एकदम एक रोल मॉडल बन के दिखाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और वो होता मुनाफिक है, फिर वो मुनाफिक या हिपोक्रेट होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो जो जो कुछ खुद कर आया होता है वो उससे अपनी औलाद को बाज रखना चाहता है। और औलाद भी ये बात जब तक तो छोटी होती है वो नहीं समझती, मगर जैसे वो बड़ी होती हैं तो उनको ये नजर आने लग जाता है कि हमारे माँ बाप के भी कैरेक्टर्स में क्या क्या फ्लॉज हैं। और फिर क्या होता है, फिर वो बागी हो जाते हैं। बागी लोग जो है बेसिकली, बागी लोग, बगावत कहाँ से आती है? बगावत जो है ना, जब एक सेंस ऑफ डिसीट जब आपको मालूम होता है ना, पता चल जाता है कि आपके साथ आप डिसीव हुए हैं, तो फिर आप बागी हो जाते हैं। चाहे आपको मजहब ने किया हो, चाहे आपके माँ बाप ने किया हो, चाहे किसी ने भी किया हो। बगावत वहां से शुरू होती है जब आपको ये महसूस पता चलता है कि फलां is doing something else what he is preaching, ठीक है। what he is preaching he is not practicing it। या जब करेक्ट। आपके माँ बाप को पता लगता, माँ बाप के बारे में पता लगता है कि वो खुद तो वो सब काम करते आए हैं जिंदगी में जो कि जिनसे वो आपको मना कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, बच्चे आपके बागी हो जाते हैं। या फिर जब आपका मजहब आप देखते हैं और आप देखते हैं कि जी मोहम्मद या कोई भी रिलीजियस पर्सनैलिटी जो कि कहती है वो बहुत, जो लोग कहते हैं अच्छा है, और फिर एक दिन आपको पता लगता है कि यार नहीं, ये हमारे साथ डिसीव हुए हैं हम लोग, कि इसने हमें जो बताया गया था वो गलत है। ये आदमी तो जिस तरह का बताया जाता था वैसा नहीं है, तो हम क्यों इसको माने? तो फिर वहां से शुरू हो जाती है बगावत, या एक जो है रिबेलियन शुरू हो जाता है। और फिर करेक्ट। रिबेलियन की लाइन पे जब लोग चल पड़ते हैं तो कई बार वो अपना भी नुकसान करते हैं, क्योंकि रिबेलियन भी कई लोग ऐसे होते हैं कि फिर वो रिबेलियन सोच समझ के नहीं करते।
रिबेलियन का भी एक फेज होता है, रिबेलियन के बाद स्टेबिलिटी का फेज आना चाहिए हर रिबेलियन में। देखिए जब मैंने भी मजहब छोड़ा था, मैं भी रिबेलियन ही था एक वो, मगर उसके बाद एक स्टेबिलिटी का फेज आना चाहिए जिसके अंदर आप एक अपनी, अगर आप हमेशा ही एक रिबेलियस नेचर ही आपकी रहेगी, आप रिबेलियनिज्म को या रिबेलियन को ही अपनी पर्सनैलिटी बना लेंगे, तो फिर आप अनार्किस्ट कहलाते हैं, जो कि किसी भी बात के साथ एग्री नहीं करते, और वो लोग भी खतरनाक होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी आने का मतलब ये है कि आपने नए सिरे से अपने आप को डिफाइन करना है। तो ये चीजें हैं। अब ये, अब खैर आप मुझे लगता है बातें समझते ही हैं। हिंदुइज्म छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, सोचा और छोड़ दिया वाली बात है, मतलब 1 सेकंड लगता है। हाँ, मैं वो भी 1 जाहिर ही बात है कि सेकंड। हिंदुइज्म में कम से कम अपोस्टेसी के लिए डेथ पेनल्टी तो नहीं है ना, तो अरे हो बहुत सकता फंसा है। रखा है हाँ अपोस्टेसी हाँ को तो आप, मतलब जब मैं विवेकानंद को पढ़ रहा था, तो विवेकानंद की एक बुक है कर्म योगा। तो अच्छा। कर्म योगा में ऐसे फंसाया है कि आप अपना कर्म करोगे तो आप सबसे बड़े बिलीवर हो। हम्म हम्म मतलब कि उसमें 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर कसाई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, वो भी बिलीवर है। मैं बोला ये फंसा दिया इनको अभी यहाँ पे। ये भी नहीं, फंसाना ही वो हुआ ना एक मसला तरह नहीं है, से। ईमानदारी जो है वो बिलीफ तो नहीं है ना। नहीं, फिर भी फंसा तो ईमानदारी, के रखा है ना आपको। फिर एक ये है कि आपको सोचने पे तो वो मजबूर नहीं कर हिंदुइज्म रहा का ना वो। मसला ये है कि ये कुछ चीजों को ऐसे ड्यूटी बना देता है जो कि उस तरह से ड्यूटी होनी नहीं चाहिए। हर चीज आपके ऊपर जो है ना, एक आपका कर्तव्य नहीं बन जानी चाहिए, जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं आप फ्री हैं। अगर फ्रीडम के बावजूद आप नहीं, नहीं, ईमानदारी करते कर्तव्य हैं का तो उसमें मतलब कोई, ये नहीं है। खैर उसमें कर्तव्य का मतलब उसमें हाँ, ये धर्म है कि नहीं है, हर आपकी चीज आपका धर्म। कसाई का धर्म जो है वो आपकी जो कसाई ड्यूटी है, करने आपकी का जो नहीं है। जैसे आप हाँ। आप एक जॉब कर रहे हैं तो वो आपकी ड्यूटी हम्म है, वो उतना सा हम्म था, सस्ता था। बट उसमें जो मूर्ति पूजा वगैरह हम्म है, उसको मैं डिनाउंस हम्म करता हूँ, क्योंकि उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्योंकि मूर्ति पूजा से फिर आदमी आगे बढ़ता है और फिर वो आदमियों की पूजा करने लगता है। जैसे मैं किसी मूर्ति की पूजा करता हूँ बनिस्पत मैं कल किसी इंसान की पूजा करूंगा, वो इंसान फिर मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। जैसे कि गॉड वो गॉड वो फादर असल गॉड में में। लोग शख्सियत परस्ती जिसको उर्दू में कहते हैं, हाँ, या फिर पर्सनैलिटी कल्ट्स जो होते हैं, जैसे हाँ, वो मतलब मूर्ति पूजा से स्टार्ट होता है। वो उसका जैसे स्टार्टिंग में मतलब, वही है। हाँ, जैसे एक बड़ा मशहूर कल्ट है, जैसे ओशो का जो कल्ट था, वो एक पर्सनैलिटी ऐसे कल्ट ही। ही था। जैसे अब ये हम वो है, क्या उसका नाम है, वो टर्किश यार, वो हारून याहिया, उसका कल्ट है। जाकिर नाइक का हाँ, एक पर्सनैलिटी कल्ट है। वो तो ठीक है, बहुत जाकिर नाइक का जबरदस्त है। बाकायदा एक पर्सनैलिटी कल्ट है, और जाकिर नाइक के अलावा और किस किस का, मौलाना तारिक जमील का पर्सनैलिटी कल्ट है। तो हम्म। ये मसला नहीं है कि सिर्फ मूर्ति पूजा की वजह से लोग वहां जाते हैं। देखें, एक बात याद रखें, दुनिया में एक अप्रोच होती है प्रिंसिपल की अप्रोच, एक चीज होती है नॉन प्रिंसिपल्ड अप्रोच। हम्म। ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है वो एक ऐसी चीज है कि आप ये देखें कि क्या कहा जा रहा है, ये ना देखें कि कौन कह रहा है। करेक्ट। अगर गांधी कोई बात कहता गलत, तो आप उस गलत बात को एक्सेप्ट ना करें। अगर गांधी को बात कहता है हम्म। सही, आप उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर मोहम्मद की एक बात आपको इंसानियत के मुताबिक लगती है, जैसे कि जी एक कुरान में आया है कि एक इंसान की जान लेना सब इंसानियत की जान लेने के बराबर है, ठीक है, इस बात को मैं 100 दफा मानूंगा। मगर जहां पे कुरान ये कहता है कि जो है काफिरों को कत्ल करो, जहां पाओ इनको कत्ल करो, वो बात गलत है। या यहूदों ने सारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये बात भी गलत है। करेक्ट। ठीक है, मसला ये है कि अब कुरान जो है, मैं उसको एक इंसान की का काम मानता हूं। तो मैं सिर्फ ये देखूं, अगर मैं एक बात ठीक कर रहा हूं, आप 100 दफा माने। अगर मैं बात गलत कर रहा हूं, आपको नहीं ठीक लगती, तो आप बेईमानी कर रहे हैं कि सिर्फ आप मेरी लाज रखने के लिए उस बात को अपना रहे हैं। और मैं आप मुझे कंटेस्ट भी नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि नहीं यार, गालिब ने कह दिया, चलो मान लो। आउट ऑफ ये रिस्पेक्ट मेरी यही बातों को चीज ठीक ना माने। यही चीज ठीक है। विवेकानंद ने कही थी, जो कि एक बहुत उसका काफी नाम है उनका हम्म, उनका हिंदुइज्म को प्रीच करने में। तो उन्होंने भी ये हाँ कहा था, इवन इफ गॉड कम्स एंड सेज टू यू व्हिच इज अनलॉजिकल, डोंट ट्रस्ट ऑन इट। ऐसा हाँ। थोड़ा सा ट्विस्टेड है ये, लेकिन वैसा सिमिलर इसके उन्होंने चीज कही थी, मुझे भी याद नहीं। अब ऐसी अब बात है कि रात को ख्वाब में मुझे खुदा नजर आ जाए एक दिन, हाँ, और वो मुझे वही बड़ी वही। अच्छी अच्छी बातें कहे, ठीक है, और हम्म। मैं सुबह उठ के सोचूं हाँ मुझे ख्वाब नजर आया, तो मैं मान रहा हूँ कि वो खुदा मुझे नजर आया। मगर तो उसको दूसरा दिन वो ख्वाब खुदा करके मुझे रखना। नजर आए और वो मुझे कहे अपना बेटा फलां जगह पे फलां पहाड़ पे ले जाके उसको कुर्बान कर दो, तो अब वो खुदा है? नहीं, नहीं। अब आप खुद सोचेंगे वो आपकी हेलुसिनेशन है। जो पहले वाला था वो भी आपकी बिल्कुल। हेलुसिनेशन, या आपका एक दिमाग की इख्तरा थी, जिसको कहते हैं आपका एक मेंटल इल्यूजन था जिसने आपको पकड़ लिया था, और ये भी आपका मेंटल इल्यूजन है।
प्रॉब्लम ये है कि प्रिंसिपल्स अगर आपके ठीक हैं तो आप ठीक रहेंगे। अच्छा जी, डेविड द गोलायत कह रहे हैं अपनी एथिज्म की स्टोरी सुनाएं। देखें, अभी मैं जिन मसाइल में हूं ना, जब जब मैं इनसे गुजर जाऊंगा ना, जब मैं किसी सही जगह पे पहुंच जाऊंगा, मैं इस पोजीशन में होऊंगा, आई तो अंडरस्टैंड। मेरे साथ बहुत से कुछ ऐसी स्टोरीज भी जुड़ी हुई हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता। ठीक है, जिनसे कुछ लोगों की, कुछ जिंदा सलामत लोगों की सेफ्टी जो है वो खतरे में पड़ती है मेरी स्टोरी की वजह से। ठीक है, और जब वो वक्त आएगा तो मैं जरूर अपनी स्टोरी सारी बताऊंगा। और इसमें इतने ऊंच नीचे है, पूरी मेरी तो जो स्टोरी है वो किसी ड्रामे से कम नहीं। ठीक है, इसके अंदर इतने जैसे मसले हैं। स्पार्टकस की और स्टोरी भी मतलब वैसी। हाँ, मगर स्पार्टिकस की स्टोरी कुछ लोगों के साथ नहीं जुड़ी थी ना, मेरी स्टोरी जो बहुत लोगों के साथ जुड़ी हुई है, अच्छा, जिनकी एक चीज और सेफ्टी मैं को कहना लेकर। चाहूंगा, लास्ट चीज है। हम्म। कोई कहता है कि एथियस्ट को गॉड नहीं है, उसका क्या प्रूफ है? मैं कहता हूँ मैं उस टाइप का एथिस्ट हूँ, गॉड है नहीं, आई डोंट केयर। आई ऑल्सो मतलब डोंट केयर। या मगर वी एक डोंट सिंपल सी केयर। बात है, मुझे मुझे कई दफा लोग कहते हैं, हाँ जी कोई चीज नहीं भी होती तो इसका मतलब ये है कि एक चीज का सबूत नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उसको मान लें? आप करेक्ट उसको करेक्ट। माने ना माने, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक चीज का सबूत आपके पास ना हो और फिर भी मौजूद हो। ठीक है, अब मैं इस आर्ग्यूमेंट को जरा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्ज करें आपको, मैं आज कहता हूं कि एक फलां शख्स है, तुमने उसकी चोरी की है, हम्म। तुमने उसकी चोरी की है, या उसने, ये हाकिम है, उसकी तुमने, उसका हुक्म तुमने जो है ना वो क्या किया, तोड़ा है, या कानून की किताब में ये लिखा है और तुमने वो तोड़ा है, तो क्या होता है? आप मुझे सबसे पहले ये कहेंगे कि वो शख्स किधर है जिसकी मैंने चोरी की है। हाँ, सबसे तो पहले मैंने तो आप किया ये बात है। करेंगे ना। अब एक हाँ खुदा है, अगर उसने हुक्म दिए हैं, उसने दुनिया बनाई है, उसने सब कुछ किया है, तो आपको और मुझे ये कह के डराया जाता है कि भाई खुदा के हुक्म आपने तोड़े हैं, आप खुदा की मर्जी के बरखिलाफ चल रहे हैं, आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं, आप उसके दुश्मन हैं। मगर मसला ये है कि एक शख्स जो मौजूद ही नहीं है उससे मैं दुश्मनी कैसे लूं? पहले उस शख्स को मौजूद करें और फिर मुझे बताएं कि मैं उसकी दुश्मनी कर। जैसे ये है कि अब एक एक शख्स का मेरे ऊपर इल्जाम लग जाए कि मैंने फलां बंदे का कत्ल किया है, और उस बंदे का किसी दुनिया की डेटाबेस में कहीं कोई नाम ही नहीं है, हाँ, वो तो कहीं मेरे पे वजूद कत्ल का नहीं है इल्जाम उसका, फटा गया। कोई उसका कोई एनआईसी कार्ड नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई उसका बाल बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मेरे ऊपर उसके कत्ल का इल्जाम है, तो सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि वो बंदा कभी जिंदा भी था। हाँ। ठीक है, तो यही मामला दरपेश है जब हम खुदा के की बात को देखते हैं कि हाँ भाई खुदा मौजूद है जी, मगर आपको नजर नहीं आता। तो मसला यह है नहीं कि खुदा आता। अगर मौजूद है तो पहले ये साबित करो कि खुदा मौजूद है, तो फिर मुझे उसके नाम से मेरे ऊपर हाथ लगाओ। प्रॉब्लम यह है कि जब खुदा खुद इंटरेस्टेड नहीं है अपने आप को साबित करने में, तो फिर हाँ, हम कैसे कह हम सकते हैं क्यों मेहनत खुदा है? करें? हम क्यों मेहनत करें उसको साबित हाँ। करने की? यह मसला यह है कि ये एक उर्दू की कहावत है, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो ये जो मजहबी ठेकेदार जितने भी हैं ना, ये उसकी गवाही दे रहे हैं जो कि खुद अपनी गवाही देना नहीं चाहता। सही वो ऐसे बात है। वकील होते हैं ना कि उनको पता चलता है हाँ भाई फलां बंदे को ये मामला दरपेश है, तो वो खाम खा ही उसका मुकदमा अदालत में दायर करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एट द ये एंड ऑफ द प्रॉब्लम। डे सब पावर स्ट्रगल पे आता है ना, कि वो हाँ हायरार्की आती है ना, फिर ये गॉड, गॉड से फिर गॉड के जो भी, जो सो कॉल्ड गॉड, गॉड मैन, फिर गॉड मैन से फिर उनके चेले, फिर उनके चेले, फिर ऐसे ऐसे करके सब पे वो गॉड है या नहीं है, आई डोंट केयर, मैं अपना काम हाँ, करूंगा, मतलब गॉड देखें आके ना, मेरा काम मसला नहीं ये है कि करेगा। अगर हुआ तो भाई देखें, असूलन आज आप किसी दुनिया की अदालत में भी बंदे को तब तक गुनाहगार नहीं ठहरा सकते जब तक आप उसके ऊपर मुकदमा इंसाफ के जरिए साबित ना करें। करेक्ट। ठीक है ना? तो मसला ये है कि अगर आपकी कोई अदालत होगी भी, तो अगर कोई वाकई खुदा है भी, तो इन द एंड वो आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम मुझे मानते नहीं थे। आपको पहले ये, आप उसे ये बिल्कुल कहने के लिए हक बजानब होंगे कि आप उसे कहें इन द एंड कि भाई आपने खुद नहीं बताया मुझे कि आप किधर से। तो हो तो भी मैं क्यों मानूँ? ये मेरा हाँ काम नहीं है कि मैं भगवान को मानूँ या खुदा को मानूँ। मेरा काम है, मैं यहाँ, मैंने पढ़ाई की है, मेरा काम है मेरा काम करना, मेरे माँ-बाप को सँभालना, या जो भी मेरी हाँ ज़िंदगी के हाँ, बिल्कुल जो एग्जैक्टली। काम है वो मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि जो चीज़ है ही नहीं मैं उसके पीछे मानूँ या नहीं मानूँ, कोई पावर है, होगी, आई डोंट केयर। क्योंकि वो पावर अगर है भी तो उसका भी काम ये नहीं है कि वो मेरा ध्यान रखे।
हाँ, अगर कोई है, नहीं वैसे रखता तो ना। नहीं है, वैसे तो नहीं, क्योंकि सारा कुछ ही हमारे पास है अब तो, धीरे-धीरे आ ही रहा है, बिग बैंग से लेके सब कुछ। और हमने तो हबल टेलीस्कोप से अब कितना पास्ट तक देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें जो है वो पुरानी दिख रही है हमें, क्योंकि जो लाइट है वो तो पुरानी आती है आँखों पे, या फिर जिस सरफेस से टकराती है वो पुरानी लाइट है, तो हम उतना पहले तक देख चुके हैं। तो उसका तो कोई है ही नहीं, बोल ही नहीं सकता कि ये दुनिया खुदा ने बनाई है, क्योंकि इसका तो प्रिंसिपल हमारे पास ऑलरेडी है और उसमें इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन कॉस्मोलॉजी बढ़ेगी धीरे-धीरे, जैसे बढ़ेगी हमें आंसर्स मिलते जाएँगे। आज हमारे पास ज़्यादा आंसर्स नहीं है, तो आज से 100 साल बाद होंगे, 500 साल बाद होंगे, 1000 साल बाद होंगे, लेकिन आंसर्स हमारे पास होंगे इवेंचुअली, ये कहीं नहीं जा रहे। जब तक ह्यूमन रेस है, ये आंसर लेके रहेगी। ये उस प्रिंसिपल को डिनाउंस करेगी 200-300 साल बाद कि कोई गॉड था या नहीं था, या ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, आई थिंक सो, कि 200-300 साल बिल्कुल बाद। एग्जैक्टली नहीं करेंगी, एग्जैक्टली नहीं करेंगी, यही बात इसी तरह है। ठीक है, तो चलें जी, शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। फिर थैंक यू कभी सर। बात बाय करेंगे बाय। आपसे। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल वेरी सर, मच। थैंक यू। बाय बाय।